आइए सुनते हैं असगर वजाहत की लिखी कहानी गिरफ्त। हमारा देश महान है, हम लोग महान हैं, हमारे बीवी बच्चे महान हैं, हमारे नौकर चाकर भी महान हैं, हमारे देश की हर चीज़, यहाँ तक कि सब कुछ महान है। हमारी परंपराएं महान हैं। हमारी महान परंपराओं में से एक परंपरा ये भी है कि सभी दिवंगत जनों को हम महान समझते हैं। परसों पड़ोस का मल्लू मर गया। हेरा फेरी न चल पाती थी तो खून बेचता था। जिस दिन खून बेचता था उस दिन पूरा अद्धा पीता था। उसे किसी ने समझा दिया कि शराब में बड़ी ताकत होती है। शराब पीकर ताकत पत्नी को मारने कूटने और बच्चों को गालियां देने में निकलती थी। थोड़ी बहुत ताकत मोहल्ले वालों से गाली गलौज में लगती थी। मल्लू के मरने पर लोग जमा हुए तो बातचीत से पता चला कि वो महान था, सदाचारी था, काम से काम रखता था, मोहल्ले वालों के साथ सदा प्रेम से रहता था, धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, परिवार से बहुत प्रेम करता था। जरा सोचिए, हमारे महान देश में मल्लू जैसा आदमी मरने के बाद अगर महान हो जाता है तो राजनेता मरने के बाद क्या हो जाते होंगे। राजनेताओं के मरने के बाद उनकी महानता सिद्ध करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। पुण्यतिथि आते ही सारे देश में हलचल मच जाती है। हमारे देश में तिथियां भी महान हैं, जन्मतिथि हो या पुण्यतिथि। कभी कभी लगता है यदि हम इन तिथियों के बराबर मक्खियां मारते रहते तो इतनी अधिक मक्खियां मरने के कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाता। तब पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका से मक्खियां मंगवानी पड़ती। ये कहानी भी एक राजनेता की पुण्यतिथि की कहानी है। राजनेता जब जीवित था तब उस पर भ्रष्टाचार, दुराचार के ऐसे आरोप सिद्ध हो चुके थे कि अगर वो जीवित रहता तो जरूर जेल की हवा खाता। लेकिन सौभाग्य से मर गया और अमर हो गया। उसकी पुण्यतिथि पर देश भर में जगह जगह एकता मेले लगाए गए, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई, रेडियो और दूरदर्शन ने विशेष प्रसारण किए, संगीत सभाएं, सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं, जुलूस, रैलियां, शिविर, सम्मेलन और वाद विवाद प्रतियोगिताएं आदि आयोजित किए गए। इन सब आयोजनों में सबसे ज्यादा शामत आई स्कूली बच्चों की, यानी हर आयोजन में उन्हें आगे आगे रखा गया, सामने बैठाया गया, नारे लगवाए गए, श्रमदान कराया गया, पेड़ लगवाए गए। स्कूली बच्चे भी खुश हो गए, मास्टर मास्टरनियां भी प्रसन्न हो गए। सोचने लगे, काश हर रोज किसी राजनेता की पुण्यतिथि होती। राजनेता की पुण्यतिथि पर हर शहर में रक्तदान शिविर आयोजित हुए। दिल्ली में व्यापक शिविर एक सरकारी अस्पताल की ओपीडी में लगाया गया। झंडियां, झंडे, गमले, सजावटी गेट, बंधन बार लगाए गए। ओपीडी मरीजों के लिए बंद कर दी गई। खून देने वाले स्वयंसेवक सफ़ेद झलझलाते कुर्ते पजामों और चमचमाती मारुति कारों में आए। उनमें खून देने का इतना उत्साह था कि पोर पोर से खून टपका पड़ता था। वैसे उनके शरीर में इतना खून था कि पूरे देश को दिया जा सकता था। यानी वो मुस्टंडे, हट्टे कट्टे, खाए पिए, खेले खाए सांडों जैसे लग रहे थे। ये सब मुस्टंडे छोटे छोटे गुटों में खड़े हो गए। दरअसल लघु उप राज्य मंत्री पुण्यतिथि आयोजन में आ रहे थे। उन्हीं के चरण कमलों द्वारा इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन होना था। लघु उप राज्य मंत्री के आने से पहले एक विदेशी स्त्री आ धमकी और पिछली सीट से गीता जी उतरी। उम्र 40 के आसपास, पर देखने में घाघ, एक उभरते हुए उद्योगपति की दूसरी पत्नी। कुत्ते पालने की राजनीति का शौक। कुत्ते पालने का शौक तो शादी के बाद कुछ कुछ कम हो चला है, लेकिन राजनीति से वही पुराना इश्क है। अपार धन, व्यापक संपर्क, सैकड़ों चमचे, 50 गुंडे। पिछले साल राज्यसभा में आते आते रह गई। गीता जी आई तो बाहर आ गई। भाग दौड़, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, अंदर बढ़ी। तभी कैमरा टीम आ गई। उसके पीछे मंत्री जी की गाड़ी आई। उतरे, जय जयकार। देश का नेता कैसा हो, पापी भ्रष्टाचारी अपराधी हो,
मुस्कुराहटें सज गईं। जेब में चमचमाता कलम, कलफ कपड़ों से टपका पड़ता। कपड़े हथियारों की तरह बज रहे थे। जो चीज़ कपड़ों से छू जाती थी कट जाती थी। हाथ इस तरह जुड़े थे जैसे जुड़वां बच्चे हों। गीता जी ने मंत्री के माला डाली। करतल ध्वनि हुई। मंत्री जी रक्त देने वालों के पास पहुंचे। सबसे पहले बेड पर लेटी गीता रक्त दे रही थी। मंत्री जी और गीता जी पर कैमरे चमके। दूरदर्शन वालों ने छायांकन किया। मंत्री जी ने रक्त देने वालों के दिल बढ़ाए। बाहर निकल एक अनर्गल सा भाषण दिया जिसमें सिद्ध कर दिया कि वो ही नहीं, सुनने वाले तक महाचूतिया हैं या महाघाघ हैं। तालियां बजती रहीं। मंत्री जी कार में बैठे और उड़ गए। अगले रक्तदान शिविर में उनकी प्रतीक्षा हो रही थी। गीता जी कार में बैठने ही वाली थीं, मेला उखड़ने ही वाला था कि एक जूनियर डॉक्टर अंदर से भागता हुआ आया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। बोला, अभी अभी फोन आया है, पीएम यहाँ आ रहे हैं। पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। जी हाँ, प्रधानमंत्री। उनका कार्यक्रम बदल गया है। जिस प्रार्थना सभा में उन्हें जाना था वहाँ बम पाया गया है। ओह थैंक गॉड। फटा तो नहीं? प्रधानमंत्री के जाने से पहले फट गया। थैंक गॉड। कोई मरा तो नहीं? 22 आदमी। थैंक गॉड। इससे ज़्यादा मर जाते तो हम क्या कर सकते थे। फिर गीता जी को याद आया कि प्रधानमंत्री अभी अभी आ रहे हैं। वो अंदर की ओर भागी। दूरदर्शन की विशेष कैमरा टीम आ गई। विदेशी समाचार एजेंसियों की टीमें आ गईं। गोरे संवाददाताओं ने रंग जमा दिया। ब्लैक कैट आ गए। ऊंचे अधिकारी आ गए। पुलिस की वर्दियों में अपराधी और अपराधियों की वर्दी में पुलिस कर्मी आ गए। गीता जी ने अंदर डॉक्टर से कहा, प्लीज़ डॉक्टर, मैं फिर से ब्लड डोनेट करना चाहती हूँ। डॉक्टर समझदार था। बोला, लेकिन अभी अभी तो आपने खून दिया है। मैं फिर देना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो आपको सोचना है। गीता जी का स्वर बदल गया और डॉक्टर की अकल पर पड़े पर्दे हट गए। आप भी अजीब हैं डॉक्टर। विज्ञान के इस युग में आप असंभव शब्द पर विश्वास करते हैं। लानत है आप पर और आपके विज्ञान पर। नहीं नहीं गीता जी, सब हो जाएगा। प्लीज़ आप चिंता न करें। डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर को इशारा किया। जूनियर डॉक्टर ने कंपाउंडर को संकेत दिया। उसने नर्स को आंख मारी। नर्स ने चपरासी को आंखों ही आंखों में कुछ बताया। चपरासी ने जमादार को इशारा किया और जमादार अस्पताल के पीछे नाले के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे जुआ खेलते मल्लू को लेकर हाजिर हो गया। काला, सूखा, मरियल, हड्डियों का ढांचा, मुंह से बीड़ी की दुर्गंध और शरीर से पसीने की बदबू। गीता जी ने उसे देखकर मुंह बनाया। डॉक्टर, गीता जी, ये आदमी खून बेचता है। वेरी गुड। डॉक्टर, खून ही नहीं, आंख भी बेच सकता है। मल्लू, 50,000। डॉक्टर, किडनी भी बेचता है। मल्लू, 1,00,000। डॉक्टर, दिल चाहे तो वो भी। मल्लू, 2,00,000। डॉक्टर, यहाँ हर चीज़ बिकती है। अचानक पूरा परिदृश्य बदल गया। नर्स नर्तकी बन गई। डॉक्टर गायक कव्वाल बन गया। जूनियर डॉक्टर तबलची बन गया। चपरासी सारंगी लेकर बैठ गया और डॉक्टर ने तान मारी, यहाँ हर चीज़ बिकती है मेरी जान, यहाँ हर चीज़ बिकती है। संगीत, तबला, हारमोनियम, घुंघरू बंधे नर्स नाचने लगी। यहाँ हर चीज़ बिकती है। जूनियर डॉक्टर तबले पर पिल पड़ा और चपरासी सारंगी पर झुक गया। मेरी जान, क्या खरीदोगे? गीता जी बोली, ठीक है, समझ गई। दृश्य बदल गया। सब यथावत हो गए। डॉक्टर ने झुककर दूरदर्शनी लहजे में कहा, व्यवधान के लिए खेद है। गीता जी ने अपना पर्स खोलकर जितने भी 100 के नोट हाथ में आए मल्लू की तरफ बढ़ा दिए। मल्लू के हाथ से 100 का एक नोट जमादार ने खींच लिया। 2 नोट चपरासी ने ले लिए। 3 नोट नर्स ने झटक लिए। 4 जूनियर डॉक्टर ने डकार लिए। 5 नोट डॉक्टर ने जेब में डाल लिए। फिर भी मल्लू के हाथ में 100 के काफ़ी नोट बचे। मल्लू ने जल्दी से उन्हें पजामे में उड़स लिया।
प्रधानमंत्री सबसे पहले गीता जी के बेड के पास आए। ऑडियो, वीडियो, सीडियो, पीडियो सब तरह के कैमरे चले। प्रधानमंत्री ने फूलों का एक गुलदस्ता गीता जी को भेंट किया। गीता जी ने हाथ जोड़े। वो खून दे रही थीं। नीचे मल्लू लेटा था। चादर से सब कुछ ढका हुआ था। लगता यही था कि टप टप बोतल में गिरने वाला खून मल्लू का नहीं बल्कि गीता का है। प्रधानमंत्री आगे बढ़े। उनके पीछे संचार मंत्रालय भी चल दिया, गृह मंत्रालय भी चला, स्वास्थ्य मंत्रालय भी चला। गीता जी फुर्ती से उठीं और फूलों की एक मोटी सी माला लेकर दरवाजे पर गईं। जब प्रधानमंत्री बाहर निकलेंगे तब वो डालेंगी। बोतल में खून टपक रहा था। मल्लू टेंट में दाबे रुपयों को मुट्ठी में दाबे सोच रहा था। 2 महीने का राशन लाकर डाल देगा ताकि रोज़ रोज़ की किलकिल ख़त्म हो जाए। सबके कपड़े भी बन जाएंगे, बच्चों के लिए मिठाई भी ले जाएंगे और जम कर पिएगा, विलायती पिएगा, मुर्गा भी खाएगा, सेकंड शो पिक्चर देखेगा। पिक्चर के दृश्य आंखों के सामने घूमने लगे। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। बूंदें टपक रही थीं। उसने जोर लगाकर आंखें खोलनी चाहीं, लेकिन गहरी नींद के दबाव में आंखें बंद होती गईं। पर टेंट में दबे नोटों पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो रही थी। ये थी असगर वजाहत की लिखी कहानी गिरफ्त।